वेलकम बैक पीपल। तो आज हम अपने चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक 1C है, इसका नाम है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। हम इसमें क्या देखेंगे, पहले मैं आपको चाहता हूँ शुरुआत करना कॉमन सेंस की डेफिनेशन बताना कि डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम कॉमन सेंस की डेफिनेशन से हम देखेंगे क्या कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में कोई फर्क भी है, इज देयर एनी डिफरेंस, कि सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन सेंसिकल बातें ही हैं सोशियोलॉजी में, या सोशियोलॉजी उसके आगे भी जाके कुछ बात समझने की ट्राई करती है। तो मैं आपको शुरू में ही कुछ सवाल यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हमें इस पूरे लेक्चर में क्या समझना है कि इफ सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑब्वियस, कि सोशियोलॉजी सिर्फ ऑब्वियस बातें स्टडी करती है, या सिर्फ सोशियोलॉजी सिर्फ एप्लीकेशन है कॉमन सेंस की, सोशो उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन है कॉमन सेंस की। एंड यहां पर लेकिन हम एक बात आपको शुरुआत करना चाह रहे हैं कि कॉमन सेंस एक ऐसी चीज है जिसकी वैलिडिटी नहीं होती। वो बातें ऐसी करती है कॉमन सेंस जो वैलिड नहीं कहलाती। अभी देखो, वैलिडिटी एक वैसे बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 3 में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है वैलिडिटी। तो अभी आप बस मान के चलो कि कॉमन सेंस की बातें वैलिड नहीं कहलाती। उसके कुछ कारण है, अभी हम पूरे लेक्चर में सिर्फ वही एक्सप्लोर करेंगे क्या। तो पहले मैं आपको कॉमन सेंस की एक डेफिनेशन देना चाहता हूं कि डेफिनेशन क्या होती है। वेबर ने एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी। वो वेबर बोलते हैं कॉमन सेंस इज रूटीन नॉलेज वी हैव ऑफ आवर एवरीडे वर्ल्ड एंड एक्टिविटीज। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी है। जो हमारी रूटीन नॉलेज है चीजों की, हर रोज की रोजमर्रा की चीजों की, उसको कॉमन सेंस कहा। लेकिन एक और बेटर डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है याद करनी लेकिन बेटर है, अल्फ्रेड शुट्ज की। ये बोलते हैं कॉमन सेंस इज ऑर्गेनाइज्ड टिपिफाइड स्टॉक्स ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज। ये बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन है एक। ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज, कॉमन सेंस काफी ऑर्गेनाइज होती है। अगर आप इमेजिन करो कि कितनी सिंपल तरह से आप जैसे लेट्स से किसी दूसरे धर्म के इंसान को मिलते हो, आप बोलते हो हाँ ये तो ऐसे ही बिहेव करते हैं। आपने काफी ऑर्गेनाइज किया वो दिमाग में कि बहुत सारे जजमेंट्स आपने पहले ही पास की हुई है सामने वाले के लिए कि औरतें तो ऐसे ही कितनी कॉमन सेंसिकल बात है कि विमेन दे डू नॉट ड्राइव वेल, है ना, कॉमन सेंसिकल, क्योंकि लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दिया, टिपिफाइड कर दिया है। टिपिफाई मतलब बार बार रिपीट करके टिपिकल बना दिया। ये तो ऐसा ही होता है, ठीक है। एंड टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज, टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो पता ही है, सभी को पता ही है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अल्फ्रेड शुट्ज ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। वेबर और शुट्ज आप याद करो, पेपर में सवाल बहुत ऑफन दिखता है, ये कंपल्सरी क्वेश्चन में दिखता है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन। एंड जनरली नॉट क्वेश्चन, जनरली हम कॉमन सेंस को क्वेश्चन नहीं करते। हाँ ये तो बड़ी कॉमन सेंसिकल बात है। सोशो लेकिन कॉमन सेंस को चैलेंज कर करके ही बनी है आज से लेके जब तक भी आप ले जाओ हिस्ट्री में, जहां भी देखो सोशो सिर्फ क्वेश्चन कर रही है कॉमन सेंस को। ओके, अब दोनों में पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज देखते हैं कि दोनों काफी सिमिलर हैं कि क्या क्या है। तो देखो, दोनों ही समटाइम्स फोक विजडम इज क्लोज टू सोशो। फोक विजडम मतलब जो चलती आ रही है विचारधारा, हमारे ट्रेडिशन में बातें बोली जा रही हैं, वो काफी सोशियोलॉजी के करीब कहलाती हैं वो, ठीक है। एग्जाम्पल, गिव अ पर्सन अ बैड नेम एंड इट विल बी ब्लेम्ड फॉर मेनी थिंग्स मोर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसान को आप पहले ही कुछ मतलब बोल दो ये तो बड़ा घटिया इंसान है, बड़ा बुरा इंसान है, और बहुत हाई चांसेस हैं कि अब उसको जो भी वो काम बुरा होगा उसके आसपास सभी लोग उसी को ब्लेम कर देंगे कि आपने ही बुरा किया है, आपके कारण ही बुरा हुआ होगा, उसकी अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाएंगी। तो देखो सिंपल सी बात है, इसलिए बोल रहे हैं फोक विजडम मतलब कि जो चलता आ रहा है, जैसे आप पहले से ही बोल के रखो कि देखो जी इस कास्ट के लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं, या फिर इस रिलीजन के लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं। जो ट्रेडिशनल नॉलेज बन जाती है, ट्रेडिशनल जो चली आ रही है, वो काफी समाज में बैठ जाती है, सोशोलॉजिकल बन जाती है फिर वो। अब आगे इसको मैं और समझाऊंगा डिटेल में, बस अभी सुनो, ठीक है। एंड हॉवर्ड बेकर क्या बोलता है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर एक टर्म बोलेगा, इस चीज की थ्योरी बोलेगा, उसको बोलता है वो लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी का मतलब क्या होता है, लेबल कर दो किसी को, आप लेबल कर दो कि ये तो आदमी चोर है, और देखना वो बहुत चोरों के जैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, लोग उसको उससे ऐसे कतराएंगे कि ये तो पक्का चोर है, उसके साथ पास कोई सामान नहीं छोड़ के जाएंगे कभी कुछ भी। तो लेबलिंग थ्योरी इट हैपेंस। इसका बहुत हावर्ड बेकर ने इसके एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं। उसने क्लास में ऐसे ही टीचर को बोला कि जो बच्चा आ रहा है क्लास में पढ़ने, ये बच्चा थोड़ा पढ़ाई में हल्का है, कोई थोड़ा पढ़ाई में ढीला है, और उसके बाद क्या हुआ, टीचर का एटीट्यूड बदल गया बच्चे की तरफ। टीचर थोड़ी बच्चे को लाइटली लेना शुरू कर दिया, बच्चा कुछ भी बोलता था। तो वही उसने हावर्ड बेकर ने से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि आप पहले से किसी को लेबल कर दो, उसके बाद चांसेस आर हाई कि लोग उसको वैसे ही देखना शुरू कर देंगे, चाहे वो वैसा है चाहे नहीं, ठीक है। तो यही हमने क्या किया कि फोक विजडम भी वही करती है, ट्रेडिशन आपको बता देता है कि ये इंसान तो ऐसा है और इस तरह के लोग तो ऐसे होते हैं, तो आप भी वो मानना शुरू करते हो। जैसे सबसे क्लियर एग्जांपल है इंडियंस के साथ देखें तो पाकिस्तानियों के साथ। हम कभी किसी मेजरली मैं तो नहीं मिला, तो किसी
पाकिस्तानी से नहीं मिले, लेकिन हमने काफी इमेज कैरी की हुई है पाकिस्तानी कैसे होते हैं, इंडिया को नफरत करते हैं एटसेट्रा। तो हमने क्या किया, उनको लेबलिंग की हुई है उनकी पहले से ही, एंड इसीलिए हम सोशोलॉजिकली या फिर समाज में देखें तो ऐसे ही बिहेव करते हैं। आगे, कॉमन सेंस इज ऑफन रिलेटेड टू सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल सेटिंग्स और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, अब कह रहे देखो कॉमन सेंस किसको डील कर रही है, सोशल रिलेशनशिप्स को डील कर रही है, सोशल सेटिंग्स, सोशल सेटिंग मतलब जहां दो चार लोग मिलकर बैठे बातें कर रहे हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस को डील कर रही है। जो ये सब चीजें कौन सी हैं, ये तो सोशोलॉजी का लेबोरेटरी है। सोशोलॉजी इन्हीं को स्टडी तो करती है कि कैसे समाज में लोगों के रिलेशनशिप चल रहे हैं, कहाँ पे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है, जैसे इंस्टीट्यूशन मतलब फैमिली, मैरिज, रिलीजन, इनके बारे में। तो कॉमन सेंस के भी यही चीजें यहीं पे बात एप्लीकेशन है, सोशो के भी यही एप्लीकेशन है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, कॉमन सेंस गिव्स रॉ मटेरियल फॉर सोशोलॉजी। कॉमन सेंस हमें रॉ मटेरियल देती है पढ़ने के लिए। सोशोलॉजी उसकी डेप्थ में उतर जाएगी, सोशोलॉजी उसको डिटेल में पढ़ेगी, लेकिन जो माल या फिर मसाला कहां से मिल रहा है, कॉमन सेंस से मिल रहा है। तो कॉमन सेंस में लेट्स से जब बोला गया कि जैसे आप मान के चलो पुराने जमाने में एक था जिसको किंग होते थे, राजा होते थे, वो यही बोलते थे कि हमें तो भगवान ने कहा है राज करने के लिए, तो हम तो राज करेंगे। तो उसको वो क्या बोलते हैं, डिवाइन राइट थ्योरी, कि हमारा डिवाइन राइट है। उसको लोग चैलेंज नहीं करते, हाँ भाई राजा जी ठीक बोल रहे होंगे। उसके बाद हुआ क्या, जब चैलेंज करना शुरू हुआ, एंड जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बेसिक जो थॉट्स आने शुरू हुए, उसके बाद चैलेंज होना शुरू हुआ। रॉ मटेरियल को हमने नकार दिया, चैलेंज कर दिया। ठीक है जी, सोशोलॉजिकली। आगे, एंड कॉमन सेंस कैन इवन बी सपोर्टिव ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरीज। बहुत बार आप अभी आगे देखेंगे एग्जांपल्स कि कहां पर कॉमन सेंस सोशो की थ्योरीज को सपोर्ट भी कर देगी। आप थोड़ा डिफरेंस देखना शुरू करते हैं। डिफरेंस, कॉमन सेंस स्टेटस क्वेस्ट होती है। स्टेटस क्वेस्ट का मतलब कि बदलाव नहीं चाहती, जो जैसा है वो वैसा ही कहलाता है बार बार। कॉमन सेंस इसीलिए बहुत धीरे धीरे बदलती है, या फिर मैं कहूंगा बदलती ही नहीं। कॉमन सेंस स्टेटस क्वेस्ट है। लेकिन सोशोलॉजी क्या बोलती है कि भाई नहीं बदलो, एक्टिव चेंज प्रोफेस करती है सोशोलॉजी, कि लेट्स से विमेन को राइट्स दो, लोअर कास्ट को आप आगे लेकर आओ, रिजर्वेशन वगैरह एटसेट्रा, बहुत कुछ बातें सोशोलॉजिकली की जाती हैं। तो इसलिए सोशो चेंज लेके आती है। अभी सब पॉइंट्स नोट करते चलो, ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट है और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर को डिस्टिंक्ट बनाते रहेंगे। एंड अब इट इवन सोशो इवन डिबेट स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, कि किस तरह से भाई स्ट्रक्चर का मतलब कि समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसा है या फिर नहीं, या फिर इंसान में कुछ ऐसी कोई पर्टिकुलर तरह की कोई ऐसी बात होती है इंसानों में ही कि वो ओवरऑल बिहेव ही ऐसा करते हैं। तो इसलिए स्ट्रक्चर एंड एजेंसी को इंटेलेक्चुअली मतलब पढ़ाई के एकेडमिकली डिस्कस करती है। तो या कि जैसे मैं यहां पूछूं कि इंसान ने सोसाइटी बनाई या सोसाइटी ने इंसान बनाया, ठीक है, या फिर मैन क्रिएटेड सोसाइटी या सोसाइटी क्रिएटेड मैन, तो इस बात को हम डिबेट करते हैं। बहुत ही एक वैसे पेचीदा सवाल है ये कि हम ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, हमें समाज ने सिखाया या फिर समाज को हम सिखा रहे हैं ऐसा बिहेव करना। तो सोचना कभी बैठ के। मैं आपको सिंपल अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंसान ने ह्यूमंस ने गॉड बनाया या गॉड्स ने ह्यूमन बनाया, हमें नहीं पता। ठीक है, जिस तरह से तो सोशोलॉजिकली हम इसको भी एनालाइज कर रहे हैं। आगे, सोशियोलॉजी इसीलिए स्केप्टिक होती है, शक की नजर से देखती है, जबकि कॉमन सेंस तो कहती है ट्रेडिशन ठीक ही कह रहा होगा। हमारे उसमें लिखा हुआ है, पीटर बर्जर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे लिख लो। पीटर बर्जर क्या बोलता है, सोशियोलॉजी का कौन सा एटीट्यूड है, डिबंकिंग एटीट्यूड। डिबंकिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। डिबंक करना मतलब कि नकार देना। सोचो हमेशा नकारती रहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इसके पीछे पक्का ही कोई गहरा राज छुपा है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स बोलते हैं ना, कार्ल मार्क्स बोले, हम पढ़ेंगे आगे कि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, जो समाज का स्ट्रक्चर है वो ठीक से नहीं बना हुआ, वो अमीरों को फेवर करता है, गरीबों के हित में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसने सोशियोलॉजिकल थ्योरी इसलिए मानी जाती है कार्ल मार्क्स की, क्योंकि उसने डिबंक किया जो दुनिया में चला आ रहा था, अमीरों का भला होगा गरीबों का नहीं। उसने बोला नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। डिबंकिंग एटीट्यूड। इररेवरेंट मतलब कि पूजता नहीं है। जो सोशो वाले जो होते हैं वो पर्टिकुलर जो समाज में चल रहा है उसको बहुत एक्टिवली क्वेश्चन करते हैं। इररेवरेंट मतलब नहीं मानते, नहीं पूजते। जैसे रिलीजन को लेके तो सोशो वाले बहुत पीछे पड़े हैं। सबसे ज्यादा जो रिलीजन पे अटैक हुआ है वो सोशो वालों ने किया है कि रिलीजन को हटाओ। और रिलीजन में जो चल रहा है, जैसे लेट्स से औरतों को मंदिर में या फिर जो वहां पर जो उधर मस्जिद वगैरह में एंट्री की मनाही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ, ट्रिपल तलाक को लेके हुआ, सब ये सोशोलॉजिकल थॉट्स हैं कि नहीं ट्रेडिशन में ठीक नहीं किया गया, इसको ठीक किया जाए। ओके, आगे,
तो कॉमन सेंस इसीलिए बहुत चीजों को इरेशनली एक्सप्लेन करती है, जैसे पॉवर्टी तो विश ऑफ गॉड है, भगवान ने गरीब बनाया आपको, पुराने कर्मों का फल एक्सेट्रा। तो सोशियोलॉजी क्या करती है, सोशियोलॉजी खुद को सेल्फ करेक्ट करती है, वेरीफाई चाहती है करना कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए एकेडमिक डिसिप्लिन है। कॉमन सेंस काफी एजम्पटिव होती है और पैराडॉक्सिकल भी, जो बोलती है कई बार बात कॉमन सेंस उसी को ही नकार देती है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। तो जैसे कॉमन सेंस बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो लेकिन कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, कहते हैं हाँ बट लेकिन ऑपोजिट दे फाइट एज वेल। तो कहते हैं ये कैसी बात बोली आपने कॉमन सेंसिकल। तो बहुत सारी कॉमन, आप ना बाय द टाइम यू विल फिनिश रीडिंग सोशियोलॉजी, आप हर चीज को शक की नजर से देखोगे कि भाई सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। आपको लगेगा कि अच्छा पर्टिकुलरली इसमें ये इसका पर्पज है, वो जो कर रहा है इसमें वो कर रहा है, ठीक है। आप बहुत ही क्या हो जाओगे, स्केप्टिक हो जाओगे, बहुत ही सिनिक आप कहलाओगे, यू विल बी अ सिनिक, ठीक है। ओके आगे, ऑल्सो कॉमन सेंस नॉट कोहेरेंट अक्रॉस कंट्रीज एंड एराज, हमने देख लिया। आगे, कॉमन सेंस के हैज स्पेसिफिक रूल्स, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। जैसे वो बोलते हैं कि जेंडर इस, और जो विमेन ने, तो ये बच्चे पालना काम किसका है, विमेन का ही है, कॉमन सेंस ने बताया हमें, ठीक है जी। तो इसको अब चैलेंज किया जाता है कि नहीं भाई क्यों, अब दोनों इक्वल काम क्यों नहीं कर सकते। और लेट्स से कि अभी आपने सुना होगा जो मैटरनिटी बिल आया था, मैटरनिटी, जिसमें कहा गया था कि जो विमेन है, जो प्रेग्नेंट विमेन, और जब व्हेन दे गिव बर्थ टू अ बेबी, उसके बाद उनको 6 महीने की छुट्टी एटसेट्रा, जैसे भी था जो बिल है ना, तो 14 वीक्स का था जैसे भी था, तो वो छुट्टी थी। तो उस पर काउंटर किया सोशियोलॉजिस्ट ने कि भाई विमेन को छुट्टी देकर आप और इन्फोर्स कर रहे हो कि विमेन ही बच्चों को पालेंगी, कहते पापा को भी छुट्टी दो साथ में, कि पैटर्नल या पैटर्निटी बेनिफिट वाली छुट्टी भी होनी चाहिए, कि सारा बर्डन मम्मी ना झेले, पापा ऑफिस पहुंच गए और मम्मी वहां बैठ के घर में बच्चे संभाले जा रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सोशियोलॉजिकल थॉट ने चैलेंज किया कि इसलिए कॉमन सेंस ने तो असाइन किया हुआ, जेंडर ने ये काम करना है, गरीबों ने ये काम करना है, ट्राइबल ने ये काम, सोशो चैलेंज करती है। स्टीरियोटाइप्स को सोशो अटैक करती है, सोशो अटैक्स स्टीरियोटाइप्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक स्टडी है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट स्टडी इज ऑफ मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड क्या हुआ, मार्गरेट मीड गई कहां पर, पापुआ न्यू गिनी, पीएनजी में गई, वहां जाके ट्राइबल स्टडी किए, वहां जाके देखा जेंडर रोल तो बिल्कुल ही उल्टे हैं, जेंडर रोल बिल्कुल उल्टे हैं। वहां पे विमेन बाहर का काम करती हैं, मेल घर का काम करते हैं। विमेन बहुत कम इमोशनल है, मेल बहुत ज्यादा इमोशनल है। उसने देखा, ये कहते हैं तो हमारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बिल्कुल ही उल्टा दिखता है हमें। तो उसने बोला कि स्टीरियोटाइप्स, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें समाज दे रहा है, इंसानी नहीं है। जैसे हम कैसे हो सकता है ना, ऐसे बहुत ऑफन माना जाता है कि ममता सिर्फ माँ में होती है, तो मार्गरेट मीड बोलती है ऐसा नहीं है, कि वहां पर तो पापा बहुत इमोशनल है, मम्मियां इमोशनली नहीं है। तो कह रही इसलिए कहीं ना कहीं समाज ने ही बताया होगा कि इमोशनल या फिर ममता दिखाना माँ की ड्यूटी है। ओके आगे, तो इसीलिए कॉमन सेंस काफी वैल्यू लेडन होती है, काफी ज्यादा भरी हुई है ऐसी बातों से जो कि लोगों को क्या सिखाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू सिखाती हैं। तो इसलिए सोशियोलॉजी अटेम्प्ट टू बी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक, सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री रहने की ट्राई करती है कि हम वैल्यू लेडन नहीं होंगे, विल बी वैल्यू फ्री। हम किसी चीज को अच्छा किसी को बुरा नहीं मानते, हम साइंटिफिकली ट्राई करेंगे इसको पढ़ने की। ओके, एंड कॉमन सेंस की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी नहीं होती, प्रॉपर टॉपिक है हमारा चैप्टर 3, हम पढ़ेंगे कि वैलिडिटी रिलायबिलिटी क्या होती है। बस आप अभी एक मान के चलो कि अगर एक थ्योरी को अच्छा कहलाना है तो उसको रिलायबल भी होना पड़ेगा, वैलिड भी होना पड़ेगा, ठीक है जी। रिलायबल का मतलब अगर बिल्कुल क्विकली समझाऊं तो रिलायबल इज कि अगर मैं बार बार उस चीज को अप्लाई करूं तो बार बार सेम चीज का रिजल्ट मिले, मुझे सेम आउटकम मिले, मैं अप्लाई करूं थ्योरी को, आप अप्लाई करो तो हमें सेम रिजल्ट मिले, तो रिलायबल कहलाती है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो मैं ढूंढने निकला अगर मेरा टेस्ट वही ढूंढता है एग्जैक्टली तो वैलिड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यूपीएससी के लिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, टेस्ट जो मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज करता हूं, और लेकिन मेरा टेस्ट वो वाला ठीक से बना नहीं हुआ, तो मेरा टेस्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड कहलाएगा, कि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे नहीं ढूंढ पाता। हाँ, पढ़े लिखे बच्चे अच्छे ढूंढ लेते हैं, कौन से बच्चे सबसे पढ़ाकू हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे ढूंढता है नहीं, ये नहीं हो पा रहा, तो वैलिडिटी काफी घट जाती है। ओके आगे, अब ये आपको क्विक 2 थॉट बताऊंगा मैं यहाँ पर, इसको नोट करके रखना, ये किसी बुक में नहीं मिलते, जगह जगह से कलेक्ट किए हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट मतलब जो कह रहे हैं कि मॉडर्निटी बीत चुकी है, अब तो पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया। वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज नॉट सुपीरियर टू कॉमन सेंस, कह रहे हैं जो सोशो वालों ने जो अपना ये झंडा गाड़ा हुआ है कि हम तो कॉमन सेंस से आगे निकल गए, तो नहीं, कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट बेचारे
क्या है, वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज परम सत्य नहीं है, देयर इज नथिंग एज एटर्नल ट्रूथ। ठीक है, कहते आप फैक्ट ले आओगे, ऐसी ऐसी बातें बोल दोगे जिसमें सोशियोलॉजी ऊपर लगेगी, लेकिन कहते ऐसी बातें भी तो होंगी जहां पे कॉमन सेंस ऊपर लगेगी। तो कहते किसकी बात माने, तो कहते परमानेंट ट्रूथ या एटर्नल कोई ट्रूथ है ही नहीं, इसलिए कहते सोचो कॉमन सेंस कौन बेटर कौन नहीं, कहते ये बात ही करना बंद करो। ठीक है, एंथनी गिडेंस कह रहे हैं that sociological investigation often becomes common sense। कहते जो सोचो कई बार इतनी बारी ऐसे होता है कि बातें सोशियोलॉजिकली प्रूव हो जाती हैं, विद टाइम वो कॉमन सेंस बन जाती हैं। ठीक है जी, जो हमने थ्योरी बना दी किसी चीज पर, विद टाइम वो कॉमन सेंस बन जाएगी। जैसे आप ये पर्टिकुलर एग्जांपल गिडेंस कोट करते हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ना, ये ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, वहां पर कहते जैसे जैसे सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई मैरिटल ब्रेकअप्स की, तो उससे हुआ क्या, लोगों का मैरिज से विश्वास कम होता जा रहा है। तो कहते हैं बड़ी कॉमन सेंस बन गई है वहां पे ब्रिटेन में कि मैरिज इज अ रिस्की बिजनेस, कि देखो पता ही है कि देखो मैरिज टूटती है, इतने सारे डिवोर्स रेट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि हुआ क्या, कहते हैं सोशियोलॉजी ने इस पे रिसर्च करते रहे। एंड अब बात क्या है, समाज में कहाँ पहले हुआ करता है मैरिज करनी कितनी जरूरी है, अब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैरिज के जो रेट्स हैं कि जो लोग मैरिज करते हैं, दे हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली, लोग शादी ही नहीं करते। ओके, एंड एक आपने पोस्ट मॉडर्निस्ट का थॉट थोड़ा अलग डाला, एक हम डालेंगे फिनोमिनोलॉजिस्ट का थॉट, कि फिनोमिनोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं। विद टाइम आप पढ़ते जाओगे ये शब्द, आपको और बातें समझ आती रहेंगी। पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या बोलते हैं कि कोई परम सत्य नहीं है। फिनोमिनोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि वी शैल अटेम्प्ट टू स्टडी व्हाट पीपल डू एंड नॉट वाई। कहते हैं आपने जो वाई का ठेका उठाया हुआ सोशियोलॉजिस्ट ने, ये छोड़ो, व्हाट स्टडी करो कि लोग करते क्या हैं। आप बस मुझे ये बताओ कि यूके में क्या करते हैं, लेट्स से इंडिया में क्या करते हैं, यूएसए में क्या करते हैं, व्हाट बताओ मुझे, वाई ना बताओ। वाई कहते जब आप वाई ढूंढने निकलते हो तो हर बंदा अलग तरह से देख रहा है, ये वाला सोशियोलॉजिस्ट अलग तरह देख रहा है, वो वाला अलग तरह देख रहा है। तो कहते वाई तो बड़ा ही चैलेंजिंग चीज है, आप मुझे वाई वो ही ना बताओ, आप मुझे सिर्फ व्हाट बताओ। ओके, कि लोग करते क्या हैं, तो कहते इसलिए मुझे जानना ही नहीं कि वाई, क्योंकि वाई वेरीज। ओके, आगे अब आपको ये एनसीईआरटी की हमारी है 11वीं क्लास की, उसमें से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही मुझे जबरदस्त लगता है एग्जांपल ये, और ये पॉवर्टी का एग्जांपल है। कॉमन सेंस बोलती है गरीबी क्यों होती है, गरीबी कहते हैं क्योंकि प्रॉब्लम फैमिली से आते हैं, लोग ऐसी फैमिली से आते हैं जहां पे बहुत ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और हर वक्त ही आपस में जो पति पत्नी भिड़ रहे हैं, बच्चों में कोई अच्छी परवरिश नहीं आ रही। एंड जनरली माना गया कि पॉवर्टी इसलिए होती है क्योंकि उन परिवारों की इंटेलिजेंस बड़ी कम है, लो इंटेलिजेंस। ये है कॉमन सेंसिकल व्यू। सोशियोलॉजी क्या बोलती है, सोशियोलॉजी बोलती है कि स्ट्रक्चर है, समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसे बना हुआ है जो अनइक्वल है, जो इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, और क्रॉनिक इरेगुलरिटी ऑफ वेजेस, की गरीबों को तो आप रेगुलर वेजेस देते ही नहीं कभी, और रेगुलर वेजेस नहीं मिलेंगे, कहां से इन्वेस्ट करेंगे वो एजुकेशन में, स्किल में बच्चों की, और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, फैमिलीज विल बी ब्रोकन, फैमिलीज विल बी प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, और खाना अच्छा नहीं मिलेगा उनको, न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलेगा, तो इंटेलिजेंस पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं सोशियोलॉजी थोड़ा डेप्थ में उतरती है, थोड़ा स्ट्रक्चर पे स्टडी करने की ट्राई करती है। तो अब ये लास्ट अपनी स्लाइड है यहाँ पर, ये आइडिया भी थोड़ा नोवल आइडिया है, ये भी हमने बोरो किया है हरलंबस से। तो वो बोलते हैं कि ग्रामसी के बारे में, एंटोनियो ग्रामसी क्या बोलते हैं कि कहते हैं कॉमन सेंस किस तरह से बनाई जा रही है, कॉमन सेंस किस तरह से क्रिएट की जाती है, ताकि आप सवाल ही ना उठाओ जो आप पे शासन कर रहे हैं, जो आप पे रूल कर रहे हैं, उन पे सवाल ही ना उठाओ, इस तरह से आपकी कॉमन सेंस ही ऐसे कर दी जाएगी। जैसे बोल रहा रोल ऑफ कॉमन सेंस, दैट इज डोमिनेंट आइडिया, जो समाज में डोमिनेंट है वो कैसे होते हैं, अबाउट सोसाइटी एंड अबाउट अ प्लेस इन इट, इन प्रोड्यूसिंग, ये वर्ड बड़ा अच्छा है, कल्चरल हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब क्या होता है, हेजेमनी इज किसी पर आप रूल कर रहे हो विदाउट रियली यूजिंग फोर्स, आप बिना फोर्स यूज किए किसी पे अगर राज करते हो तो आपको हेजेमनी कहलाया जाता है। ठीक है, इट इज जैसे मान लो कि अभी अब आपको लेट्स से मूवी कोई जाके देखनी है, इंग्लिश मूवी, आप जाके इंग्लिश मूवी कौन सी यूएसए हॉलीवुड में बनी है वही जाके देखते हो। कभी कोई जाके देखता है रशियन मूवी या फिर लेट्स से जापानीज मूवी, देखते ही नहीं हम। तो होता क्या है, हम अमेरिकन मूवीज देखते हैं तो हम अमेरिकन कल्चर से बहुत प्रभावित होते हैं, जो कपड़े कैसे पहनते हैं, ठीक है, और वो खाना क्या खाते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, अपने कल्चर को हेजेमनाइज कर दिया है, सब तरफ इतना फैला दिया है अपने कल्चर को कि हम अमेरिकन कल्चर को ओके मानना शुरू कर दिया हमने। और उससे होता क्या है विद टाइम, उससे विद टाइम क्या होगा, सॉफ्ट पावर डेवलप हो जाएगी। सॉफ्ट पावर, आपने वर्ड पढ़ा हुआ है, सॉफ्ट पावर वर्ड होता है, कोई तो नहीं पढ़ा तो उसको गूगल करो आज। ठीक है, जोसेफ नाइक का कॉन्सेप्ट है। सॉफ्ट पावर इज कि आप पर
मेरा कंट्रोल चलेगा बिना आपको कुछ कहे। मैं आपको जो मैं कहूंगा आप मानते जाओगे। सॉफ्ट पावर है। हार्ड पावर तो होती है ना कि मैंने आपके कंधे आपके सर पे बंदूक रख के बात मनवा ली। सॉफ्ट पावर होती है जहां पे मैंने कोई बात बोली, आप मुझसे इतने प्रभावित हो आप मान जाओगे। सॉफ्ट पावर जनरली ये लीडर्स यूज करते हैं, अमीर कंट्रीज यूज करती हैं दूसरी कंट्री से बात मनवाने के लिए। तो ओके, इसको एक मिनट हटा देते हैं। ये हमने कुछ नया सॉफ्टवेयर लिया तो हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल द आइडिया दैट वन कैन सक्सीड मॉनेटरीली, और ये एक बार आइडिया की डेप्थ में जाकर देखना है, इसीलिए ग्रामसी इतना इंपॉर्टेंट थिंकर बन जाता है। पॉलिटिकल साइंस वालों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इतना नहीं, लेकिन हम इसको फिर भी ग्रामसी को वी विल कोट। ओके, तो अब ग्रामसी क्या बोलते हैं कि जैसे आप कहते हैं आप कैपिटलिस्ट सिस्टम में, जैसे जो हम आज के समाज में रहते हैं दैट इज कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में वो कहते क्या बोलते हैं, कहते आप एक इमेजिन करो, आपको यूपीएससी एस्पिरेंट हो सारे, तो एक सिंपल सा आपको मैं चाहता हूं एक थॉट प्रोसेस कि लेट्स से अगर आप कामयाब नहीं होते और आपका रैंक नहीं आता तो आप क्या बोलोगे कि सिस्टम फेल हो गया, कि घर वालों ने मदद नहीं करी, क्या आप सारा ब्लेम आप पर ही आएगा कि आपने नहीं किया। देखो, जब फेल हो जाओगे तो इंडिविजुअल फेलियर है, वो आपका फेलियर है। लेकिन अगर कामयाब हो जाओगे, कामयाब, तो बोलेंगे देखो सिस्टम कितना बढ़िया है, आपको मौका दिया गया ऊपर आने का। आप जैसे देखते हो ना अखबारों में पढ़ते हो कि रिक्शा पुलर का बेटा बिकेम सम आईएएस एटसेट्रा, अखबारों में इतना आता है। तो आपको देखेंगे कि देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है, सबको मौका दे रहा है। जो रिक्शा पुलर का बच्चा भी देखो बिकेम आईएएस, कितना बढ़िया सिस्टम। लेकिन अगर नहीं बनेगा वो कुछ, तो क्या होगा, तो कहेंगे ये तो हाँ ठीक है, होना ही था, उसने मेहनत नहीं करी, ये नहीं हुआ। तो जब फेलियर कैपिटलिस्ट सिस्टम ने इतना सही कर दिया है, दिमाग में डाल दिया है, फेलियर इंसान का इंडिविजुअल का होता है, लेकिन जब कामयाबी होगी, कामयाबी किसकी होगी, पूरे सिस्टम की होगी कामयाबी। तो ये थोड़ा थोड़ा इसीलिए ग्रामसी चाहता है क्रिटिसाइज करना है इस सिस्टम को। तो इसीलिए बोलते हैं कि ना अगर आपको कामयाब होना है हार्ड वर्क करो, डेडिकेशन करो, ठीक है। अगर आप में नहीं है इसका मतलब डेडिकेशन हार्ड वर्क, तो आप कामयाब नहीं होगे। लेकिन सिस्टम की बात ही नहीं होती। जो हम जैसे हमारा जो पूरा अटेम्प्ट है यहाँ पे हमारा स्लीपी क्लासेस में, ये अटेम्प्ट यही है कि ना जो कि सिस्टम को थोड़ा सा एक इम्प्रूव करने की ट्राई करें, कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो रिसोर्सेज जिन तक नहीं पहुंच पाते, और चाहे जितनी उनमें हार्ड वर्क या डेडिकेशन की भावना हो, कामयाब नहीं हो पाते। तो हम वही है, उन तक पहुंचना है और उनको जाके बेटर एजुकेशन देनी है, कि कम से कम लेक्चर्स उन तक सारे पहुंचने चाहिए। लेक्चर सभी के सभी उन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचने चाहिए। तो वही है, ताकि वो जब कामयाब हो तो वो बोले कि हाँ सिस्टम के कारण ही कामयाब हुए, सिस्टम ऐसा जस्ट बनाया गया, ठीक है। ओके, तो इसीलिए हम यही बोलेंगे कि अगर आप देखा जाए इकोनॉमिकली आपने अगर कुछ बढ़िया अगर आपने अचीव किया है, तो आपको बोलेंगे कि हाँ जी आपने बढ़िया काम किया। अगर नहीं किया तो आपको ओवरऑल जो आपको फेलियर को आप क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, की आपने हार्डवर्क नहीं किया। तो इसको एक बार इसको रीड करना, ठीक है, एंड ग्रामसी के आइडिया को थोड़ा और इंटरनलाइज करना, किस तरह से कॉमन सेंस क्रिएट की जाती है। तो अपने ओवरऑल अगर हम देखें आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि पूरे के पूरे सिस्टम जो हमने कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी की हमने अंडरस्टैंडिंग पढ़ी पहले, कि कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी कैसे हैंड इन हैंड चलती हैं, ठीक है जी। तो मैं एक बार जाता हूं प्रीवियस स्लाइड्स में जाके देखें, ठीक है जी। हमने पहले ये देखी स्लाइड कॉमन सेंस के बारे में, देन हमने उसके बाद हमने चलाया अपना नेक्स्ट। ओके, आज हमारे पास थोड़ा ये ज्यादा हाई फाई हो गया, आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद इट। चलो नॉनदलेस, ओके, उसके बाद हमने देखा सोशो एंड कॉमन सेंस में सिमिलैरिटीज देखी हमने, एंड देन हमने देखा कॉमन सेंस किस तरह डेफिनेशन देखेंगे हम, पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज में लेबलिंग थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास आया कि किस तरह सोशो को रॉ मटेरियल मिलता है कॉमन सेंस से। देन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस देखे, डिफरेंसेस आपने एक बार इसमें से प्लीज मार्क कर लेना, सारे देख लेना, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। स्टीरियोटाइप्स, मार्गरेट मीड ने किस तरह से उसको डिस्कार्ड कर दिया, एंड कॉमन सेंस किस तरह वैल्यू रिलेटेड होती है। सोशो काफी ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक है एंड सोशो में वैलिडिटी रिलायबिलिटी भी है। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट, गिडेंस का थॉट, फिनोमेनोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, पॉवर्टी का एग्जांपल लिया हमने, एंड देन फाइनली ग्रामसी का आइडिया लिया हमने। ये बेसिक सी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है जी, थैंक यू।